हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर आप लोगों के साथ एक बार फिर से ऑनलाइन आ चुके हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि झारखंड सीजीएल की बेहतरीन तैयारी के लिए कैसे हम लोग साइंस को मजबूत कर रहे हैं, कैसे हम लोग साइंस के क्वेश्चन को बर्बाद करेंगे। इसको हम लोग डेली लेकर आता है, क्या करते हैं, डेली लेकर आते हैं आप लोग के लिए लाइव। तो जानते हो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, आज मैं 20 क्वेश्चन वैसा वैसा लेके आया हूं जिसे आप देखोगे ना तो बोलोगे सर गजब, क्या बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर इसी तरीका का आपको 30 से 35 सेट और करवा दूं तो मुझे नहीं लगता है मेरे दोस्त कि इससे बाहर आपके साइंस के क्वेश्चन झारखंड सीजीएल में आ पाएंगे। और ये सिर्फ सीजीएल में ही काम आने वाले नहीं है। अगर आप सीएचएसएल का पेपर देते हो, सीपीओ का देते हो, एमटीएस का देते हो, जीडी का देते हो, स्टेनोग्राफर का देते हो और कोई भी एग्जाम देते हो तो सारी जगह साइंस आपकी पूछी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़ा प्यार से और इज्जत के साथ क्या करेंगे, आंसर देंगे। और लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर ये बताना कि सर मेरा कितना कितना सही हुआ है ना। और पीडीएफ की टेंशन मत लेना, आप लोग टेलीग्राम चैनल को क्या कर लो, ज्वाइन कर जाओ और वहां पर क्लास खत्म होते ही आपको पीडीएफ क्या कर दी जाएगी, डाल दी जाएगी। तो नो लेट नो बैट, चलते हैं आज की क्लास की पहली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आप आज आप लोग को पता ही होगा कि आज जो हम लोग साइंस का जेएसएससी साइंस का कौन सा सेट लेके आए हैं, तो लेकर आए आपको 27 नंबर। तो इससे पहले 26 साइंस का प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, पूरे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करवाया है। मुझे नहीं लगता है कि इन सेटों से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना, क्योंकि मैं सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी का भी पोर्शन पूछा हुआ करवा चुका हूं। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से शुरू से अंत तक क्लास को देखिए और देखने के बाद एक बार देखिएगा कितने बेहतरीन क्वेश्चन बताई जा रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे मित्र। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित में से एसिटिक अम्ल किसका अन्य नाम है। बताइए, एसिटिक अम्ल किसका दूसरा नाम है, आपसे पूछा गया है। एसिटिक एसिड इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फ्लोविंग, विनेगर, बेकिंग सोडा, कॉपर सल्फेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? और इस क्वेश्चन के बारे में एक शब्द बताता हूं प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम का नहीं पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन इतने बेहतरीन है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो जरा सा प्रीवियस ईयर पेपर को जरा देख लेना, सारे एग्जाम का कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार पूछा हुआ है। 10 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे मित्र। तो लेट किस बात की, एक बार भी आपकी नजर कभी पड़ी? अगर पड़ी है तो जल्दी से बताओ कि क्या एसिटिक एसिड किसका दूसरा नाम है। तो एसिटिक एसिड ना तो बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है, ना ही कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम है और ना ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। एसिटिक एसिड जो है वो दूसरा नाम है किसका, विनेगर का। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अब आइए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। लेकिन दूसरे क्वेश्चन से पहले आप लोग को पता ही है कि सर हमेशा क्वेश्चन को तो करवाते हैं, आंसर तो बताते हैं, साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारियां भी हमारे लिए लेके आते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी आपके पास जानकारियां ये देखिए रहा। इसे क्या कीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। कहां से? टेलीग्राम चैनल से। और आराम से सोते समय ये जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इसे पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो विद्यार्थी सिर्फ इसी को पढ़कर एग्जाम में जाएंगे, और अगर आप इसको पढ़ के चले जाएंगे तो अगर क्वेश्चन कभी इधर उधर भी करेगा दाएं बाएं तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो आप लोग का ये काम है पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लिखा है द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट और क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। अब देखो कॉपर कहां पर है, तो भाई यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर नहीं है, तो क्या बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच जब रिएक्शन करवाएंगे तो एगो तो बन जाएगा आयरन सल्फेट, तो दूसरा क्या बनेगा, कॉपर। ये बहुत बढ़िया, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा क्या, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे क्लास को देखते हो और एक अच्छी सी नोट्स बनाती हो, है ना, और पीडीएफ को क्या करते हो, डाउनलोड कर उसको बढ़िया से रखते हो। मैं ऐसा मानकर चलता हूं क्योंकि आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट हो। और झारखंड सीजीएल के साइंस को बर्बाद अगर करना है तो ये जो टेक्निक है मेरे प्यारे मित्र, आपको अपनाना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे। उसी तरीका से यहां भी आपका डिस्क्रिप्शन, है ना, डिटेल्स जानकारी लगा दी गई। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। लिखा है कि कुछ जीव तापमानों के कम प्रास यानी कि न्यूनतम तापमानों के कम प्रास यानी कि क्या बोलोगे, न्यूनतम तापमान सहन कर सकते हैं।
और उसमें खूब बढ़ सकते हैं और उसमें ग्रो भी कर सकते हैं, ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रासनी कहलाते हैं, पृथु ताजी पर भी कहलाते हैं, तनु तापी कहलाते हैं, या उष्ण जलीय कहलाता है ना, यूरिथर्मल कहलाता है, स्टेनोथर्मल कहलाता है, या फिर हाइड्रोथर्मल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जो कम तापमान पे रहते हैं और उसमें ग्रो भी करते हैं उसे बोला जाता है स्टेनोथर्मल। यानी इस क्वेश्चन का नहीं राइट आंसर ऑप्शन ए भी है, नहीं बी है, नहीं डी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो ऑप्शन नंबर सी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप का भी आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। और जैसे ही 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा आप लोग रिव्यू जरूर दीजिएगा कि सर ये क्लास कैसी लगी, ठीक है? और ये भी बताना कि आप लोग 20 में से कितना सही कर पाए हो, ताकि मैं ये भी जान पाऊं कि हमारे बच्चे का तैयारी कैसा चल रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है प्यारे मित्र, भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया होगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, है ना? मैं आपको इलेक्ट्रॉन का खोज आज बताने वाला हूं। इससे पहले प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, आपका सोडियम का, पोटेशियम का, रडार का, है ना, सारे का खोज करवा दिया हूं। स्पेस पेन का एकदम सारे का करवा दिया हूं, है ना? इसलिए आप लोग पीछे की जो लेक्चर करवाई गई है उसे जरूर पढ़िएगा, ताकि इन सभी का खोज आपके मुंह पर जुआ पर हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इसका पॉपुलर आंसर भी है। और मुझे लगता है कि वो सारे बच्चे जो क्लास 10th पढ़ के आए हैं उनको तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पक्का पता होगा। किसने किया इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन ने। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना ए है, ना बी है और ना ही डी है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जानकारियां आपके लिए मैं लेकर आया हूं, लेकिन वो पढ़ना किसको है? आपको। कब? तो रातों में, जब आपके पास टाइम क्या हो, फ्री हो, आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले इसे जरूर पढ़ लेना, जिससे आपकी नॉलेज क्या होगी, ग्रो करेगी और आप एक अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं और बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर है। पता है कि डॉट 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 is a straw colored viscous fluid constituting nearly 55% of the blood। क्या होता है बताइए तो? डॉट 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 एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। रक्त के जो आयतन है उसका 55% में होता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, ब्लड, ये देखिए ब्लड है, क्या है मेरे दोस्त? ब्लड। ब्लड का 2 हिस्सा होता है। ब्लड के कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं, ठीक है? ब्लड के कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। एक को बोलते हैं ब्लड का कौन सा? तो ब्लड को बोलते हैं सॉलिड पार्ट। ब्लड में एक होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है, और एक होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट। क्या होती है? एक होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट, ठीक है? आराम से प्यार से समझना। तो ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है ना, इसे बोलते हैं हम लोग सेल। क्या बोलते हैं? सेल। और जो लिक्विड पार्ट होता है इसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्लियर है? तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होती है ना, उसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 55%। कितनी होती है? 55%। और जो सॉलिड पार्ट होती है उसकी परसेंटेज होती है 45%। तो यहां पर बात हो रही है 55% की। तो अगर 55% की बात होगी तब तो हमारा आंसर क्या होगा? प्लाज्मा होगा। यानी आंसर ना बी होगी, ना सी होगी, ना डी होगी। तो दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, सीधे बोलेंगे आंसर नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? आपका ए है। इससे रिलेटेड आपको जानकारी यहां पर लगा दी गई है। आराम से प्यार से इन जानकारियों को क्या कीजिएगा? स्टडी कीजिएगा और अपना ग्रो कीजिएगा नॉलेज को। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कहता है कि दो समान माप वाले युग्मकों के संलग्न से शैवालों में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? बताइए। उसे जूस्पर्म बोलते हैं, या एग्निसोगैमस बोलते हैं, आइसोगैमस बोलते हैं, या ओगैमस बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दो समान माप वाले युग्मकों के संलग्न से, दो समान माप वाले युग्मकों के संलग्न से शैवालों में होने वाले लैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ एल्गी दैट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर साइज गैमेट्स इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोगैमस बोले जाते हैं। यानी ना ए आंसर, ना बी आंसर, ना डी आंसर। तो आंसर है कौन?
ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7th की तरफ। तो देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए जरा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होने जा रहा है। लिखता है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में, जो कोशिका होती है वो 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है, उन्हें क्या कहते हैं? कितने भ्रूण कोशिका बोला? 3 भ्रूणीय स्तरों में। कितने में? 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। 3 एम्ब्रियोनिक लेयर आर कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं? डिप्लो। डिप्लो का मतलब 2 होता है, बिल्कुल गलत। एक्टो का मतलब 1 होता है, बिल्कुल गलत, है ना, है ना। ट्रिप्लो ब्लास्टिक बोलते हैं, यस, बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी भी गलत है। यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। वेट करो, लेट करो, वेट करो, लेट ना करो। वेट तो कर लो लेकिन लेट ना करो। देखो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको इस डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है, ताकि हमारे वैसे दोस्त, हमारे वैसे भाई, हमारे वैसे चाहने वाले नौजवान साथी जो नॉलेज को ग्रो करना चाहते हैं, वो इन चीजों को भी पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? कहता एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। कौन सी बात हो रही है? कॉनकेव मिरर का, ठीक है। ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। तो हम लोग को पता है कि यहां पर स्क्रीन की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कॉनकेव मिरर की क्या बातें होती है। आइए जरा सा, है ना मेरे दोस्त, कौन सा मिरर है? कॉनकेव। तो सबसे पहले बात बताना चाहता हूं कि कॉनकेव मिरर में दोनों तरह का इमेज बनते हैं। रियल भी बनती है, रियल भी इमेज बनती है, ठीक है ना, और वर्चुअल इमेज भी बनते हैं। रियल भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है, ठीक है। तो रियल इन इमेज को स्क्रीन पे हम लोग स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते। दूसरी बात, रियल इमेज जितने भी होते हैं वो सब का सब कैसे होते हैं? इनवर्टेड होते हैं। रियल इमेज हमेशा क्या ऐसी होती है? उल्टा। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? सीधा। और सीधा को इंग्लिश में बोला जाता है इरिक्ट। तो इस बातों को मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा सा याद रखना, ठीक है ना। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बताना है कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ये आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रियल इमेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का ना तो आंसर ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। होगा कौन? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस चीजों को समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्त, और झारखंड सीजीएल जैसे एग्जामों को आप बर्बाद करेंगे मेरे प्यारे मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, देखते हैं, पढ़ते क्या लिखता है। कहता है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है। फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड उसकी कैसी है? कांस्टेंट है ना। इज कैसी होगी बताना है आपको। कहता है नियत चाल से गति करने वाली वस्तुओं का दूरी समय ग्राफ एक होता है। क्या होता है? डॉट होती है, बिल्कुल गलत। सर्कल होती है, महा गलत। कर्व होती है, पूरा गलत। सही कौन होगा? सही होगा एक स्ट्रेट लाइन होती है। यानी बिल्कुल आंसर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे रिलेटेड जानकारियां और भी आपके लिए दिया गया है मेरे थ्रू। यहां पर देखिए सारी जानकारियां लगा दी गई है। इसे आराम से, प्यार से, इज्जत के साथ क्या कर लीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग क्या? क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग कितना? 10, है ना। तो जल्दी जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? चलिए तो मेरे दोस्त जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ टाइप करके। बोला गया कि डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। डॉट 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 अ थ्रेड
इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्ट्रीट वायर। डॉट 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 का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। बताइए तो, है ना। फोन भी लोग ना अजीब टाइम में कर देते हैं प्यारे मित्र। अभी भी एक फोन आ गया था, अब क्या करो, उठाना पड़ता है ना। कुछ लोगों का ऐसा फोन होता है कि जिनका फोन रिसीव करना ही करना है। क्लियर है? तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन में ऊन है, कपास है, जूट है, नाइलॉन है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आप लोगों से मांगा था, बट आप लोगों ने अभी तक दिया नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। तो बोलोगे सर होगा कौन? तो बोलोगे आंसर होगा डी, यानी कि नाइलॉन। ये बहुत ज्यादा अधिक प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, आइए जरा सब देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called। क्या कहते हैं उसे? कहता है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बोलता है पहला ऑप्शन विद्युत लेपन कहते हैं। भाई पहले आंसर है विद्युत लेपन कहते हैं, यही तो आंसर हुआ है, और बाकी आंसर गलत है। यस बिल्कुल, उसे क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहते हैं। किसी विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे विद्युत लेपन कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो ऑप्शन नंबर ए ही है। आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, अब चलेंगे 12 पे। लिखा है कि इन फीमेल्स the ovaries are located dot 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 on each side of the lower abdomen। कहता है जो ओवरीज होती है वो इच साइड, इस साइड मतलब प्रत्येक साइड, कितने होते हैं हमसे ये पूछा गया है। महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर डॉट डॉट अंडा से स्थित होते हैं। तो दोनों ओर होता है, इस साइड भी होता है और इस साइड होता है। तो दोनों ओर कितने अंडा से स्थित होते हैं? ऑप्शन है 1 2 3 4। तो ना 4 होते हैं, ना 3 होते हैं, ना 2 होते कितने अंडा से? 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर पारे में। अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर लेंगे। इससे रिलेटेड जानकारियां आपको लगा दी गई है। आराम से प्यार से टेलीग्राम से पीडीएफ को क्या कीजिएगा? डाउनलोड कीजिएगा और आराम से इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो लगाएगी आपको फेरा, कहता है थ्रू फोटोसिंथेसिस एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्शन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? पहला है टेरिडोफाइट करता है, ब्रायोफाइट करता है, शैवाल करता है, या जिम्नोस्पर्म करता है। क्या इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर बता पाएंगे? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी से बताओ इसका। तो जल्दी से बताओ मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बताना चाहता हूं, ना ही तो ए होगा, ना ही बी होगा और ना ही डी होगा। आंसर नंबर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? टिड्डी, तितली, बिच्छू और झिंगा सभी किस संघ के उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एलिनिडा, दूसरा है क्रोडेटा, तीसरा है ऑर्थोपोडा, चौथा है प्लेंटेल्मिस। क्या होगा राइट आंसर? तो टिड्डी, तितली, बिच्छू और झिंगा जो होते हैं मेरे दोस्त, वो ना तो एलिनिडा का होता है ना ही क्रोडेटा का होता किसका है? ऑर्थोपोडा का। यार इसका राइट आंसर डी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, कौन सा? क्वेश्चन नंबर लेंगे 15। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। लिखा है अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डॉट 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 एक समान डॉट 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 से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो बताओ मेरे दोस्त, एक समान क्या? एक समान चाल से चलती है, एक समान समय, वेग, तुरंत, क्या होगा? तो ना ही इसका राइट आंसर ए बी है, ना सी है, ना डी है। भाई एक समान किससे चलेगी? एक समान चाल से अगर चलेगी तो उसकी वृत्तीय गति को एक समान वृत्तीय गति कही जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 16 और जल्दी से बताओ 16 का आंसर क्या होगा। बोला है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब डॉट डॉट होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, एक तो सबसे पहले सीधा बनता है, और अभी मैंने आप लोग को बता रखा है आज के ही क्लास में कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, आभासी होते हैं। लेकिन समतल दर्पण की एक खासियत है कि लेफ्ट वाला फिगर राइट की तरफ बनाता है और राइट वाला फिगर लेफ्ट वाला तरफ बनाता है। तो इस प्रकार की जो खासियत है उसे बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोला जाता है, लेटरली इन्वर्टेड, यानी वर्टिकली नहीं होगा, रियल इमेज नहीं होगा, है ना, एंड इनलार्ज इमेज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 17, जल्दी से बताइए क्या होगा 17, जो कराएगा आपको थोड़ी देर के लिए खतरा। बोलता है क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है। पहला है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन या गैल्वेनाइजेशन। तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे एग्जाम का पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आया हुआ है मेरे प्यारे मित्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना ही बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फिजिकल चेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा। सिरका बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। सिरका है और बेकिंग सोडा है, सिरका और बेकिंग सोडा को जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमसे ये पूछा गया है। और आपने ये क्लास 10th में पढ़ रखा है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में। तो कॉपर नहीं बनेगा, है ना, कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा, मेगा ये नहीं बनेगा, ऑप्शन में बनेगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 19, है ना, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। लिखा है कि लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई समुद्र में डॉट डॉट होती है। बताइए तो समुद्र में क्या होगा, 10 से 20 होगा, 30 से 35 होगा, 40 से 50 होगा, या 60 से 70 होगा। तो मैं अगर आपको बताना चाहूं मेरे दोस्त, तो ना ही इसका आंसर ए होगा, ना ही उसका सी होगा, ना ही डी होगा। आंसर होगा क्या, जो समुद्र में जो लवणता होती है वो 30 से 35% तक की होती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट लेंगे आज के सेशन का, जल्दी से बताइए नियोन की खोज किसने किया था। नियोन की खोज किसने किया था। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट नियोस, है ना, एरिनोक फार्मी, है ना, मोरियस डब्ल्यू ट्रेवर्स विलियम रामसे, या फिर ऑटोनियो दे अलोया और चार्ल्स वुड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास क्या हो, इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास भी चलता चला जाए। तो कमेंट करके बताओ कि 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया। ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये जरूर बताना कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और क्या इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आगे भी करवाता रहूं प्यारे मित्र। इसी टाइप का, यानी कि हार्ड से हार्ड, टफ से टफ अगर क्वेश्चन करवाना चाहूं तो मैं पूरा करवा दूंगा, बशर्ते आपको तैयार होना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ, है ना, JSSC साइंस का सेट नंबर 28 के साथ। थैंक यू, बाय बाय।